जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए एंड आरएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल और आसान भाषा में, और इतना शानदार टॉपिक है कि आप ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऑल इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं तो आप इस तरह के सेशन में जुड़ने के बाद डीएनए आरएनए टॉपिक से दूर ना हटें, क्योंकि यही देगा आपको परीक्षा में विशेष सफलता। आइए बात करते हैं डीएनए व आरएनए। तो ये देखना है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूक्लिक एसिड का। जी हाँ, कौन एसिड का? न्यूक्लिक एसिड का बात करेंगे एकदम डीपली और गंभीरता के साथ, और बिल्कुल एक ही वीडियो में पूरा डीएनए समाप्त हो जाएगा आपको। तो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड को हमने बांटा है दो नाम से, वही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखा है आपने, और दूसरा बांटा हूं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए, समझना है सारे लोगों को कि न्यूक्लिक एसिड का दो भाग, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही है आपका डीएनए और यही है आपका आरएनए। कोई अलग सा बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो ऊपर में आप हेडिंग देख रहे हैं ना इस चीज को। अब इसमें बात करना है आपको कि होता क्या है डीएनए, होता क्या है आरएनए, इसके बारे में आप लोग को आज आसानी से जानकारी हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले कि आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह का जो टॉपिक है वो सेल का है। मान लिया कि ये सेल है, अच्छी बात है, और ये आपको जानकारी होगा कि ये जो है ना वो न्यूक्लियस है। यस, और ये जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में आपको जानकारी दे दूं कि न्यूक्लियस में होता है छोटा कण डीएनए। यस ना, और जब छोटा कण डीएनए होता है न्यूक्लियस में तो ये देखना होगा कि जब डीएनए और डीएनए के साथ जब प्रोटीन मिलता है, एग्जाम को क्लियर करवाना मेरा काम, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डीएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलता है तो एक नया कण बनता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। ये देखिए गुणसूत्र, तो जिसका नाम गुणसूत्र है, अच्छा से जान गए। अब ये देखिए अच्छे से कि सेल का जो मिडल पार्ट है उसमें डीएनए होता है, और डीएनए और प्रोटीन जब मिलता है तो क्रोमोसोम बनता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर हो गया ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब गुणसूत्र बनता है तो वही गुणसूत्रों की संख्या किसमें, मनुष्य में बात करेंगे तो मनुष्य में है ना क्रोमोसोम की संख्या, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या है, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या को 2n बराबर यानी 46, तो n बराबर 46/2 इक्वल टू 23। यस, यानी आप हैप्लॉइड रूप में जाना चाहेंगे अगुणित रूप में तो क्रोमोसोम की संख्या 23 है, और द्विगुणित रूप में जाना चाहेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या 46 है। क्लियर हो गया आप लोग को? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यानी n बराबर 23 है और 2n बराबर 46 है। आया ना बात समझ में? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, और यहाँ न्यूक्लिक एसिड का प्रकार पूछेगा तो डीएनए और आरएनए आप जान जाएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक लक्षण का वाहक होती है। कौन सी लक्षण? आप अपने माता पिता के जैसे हैं कि नहीं, है ना? तो आप अपने माता पिता के जैसे क्यों हैं? सवाल है कि आप माता पिता के जैसे हैं तो इसका वजह है न्यूक्लिक एसिड, और उसमें भी क्या है डीएनए और आरएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, साथ साथ डीएनए है कहाँ, तो केंद्रक में, और आपको चाहिए प्रोटीन की भी जानकारी, तो प्रोटीन तो मिला तो बना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में 46 और n बराबर बात करेंगे तो 23। अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रोटीन आता कैसे है, ये भी जानना चाहेंगे ना कि प्रोटीन आखिर तैयार हुआ कैसे। सवाल तो इस तरह के भी है। आइए बात करते हैं, आपको लेकर चलता हूं आगे कि आखिर इसमें ये देखना होगा कि प्रोटीन का जो प्रारूप है वो कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने लिखा डीएनए, ओके, और यहाँ देखिए रिवर्स दे रहा हूँ। रिवर्स कहने का मतलब है कि जब डीएनए है, इसको थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं, तो ये देखिए डीएनए होता क्या है कि आप फोटोकॉपी के दुकान में जब जाते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर या कोई कॉपी लेकर, तो फोटोकॉपी
करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो सेम टू सेम अक्षर वर्ड आ जाता है ना। तो उसी तरह से डीएनए का अगला जो डीएनए का कॉपी होगा, यानी डीएनए से डीएनए का कॉपी होना, मतलब जिस तरह से फोटोकॉपी होना उसी तरह से डीएनए का कॉपी होना। तो डीएनए से नया डीएनए बन जाए, तो डीएनए से नया डीएनए बन जाए तब इसका नाम होता है रेप्लिकेशन। देखिए, रेप्लिकेशन हिंदी में बात करेंगे तो इसका नाम है प्रतिकरण। आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में भी, आपको इंट्रेंस एग्जाम हो या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे हैं तो पूछ देगा कि प्रतिकरण कौन सी क्रिया है, प्रतिकरण में निम्नलिखित में क्या बनता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो डीएनए के प्रतिकरण से क्या बनती है, डीएनए का प्रतिकरण से नया अणु क्या तैयार होती है, सवाल आपका है। तो डीएनए के प्रतिकरण से डीएनए बनता है, आपको आसानी से बताइए टिक आउट करनी है या फिर आप उसको ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हैं तो आप उसको क्लिक कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से डीएनए को बनना ही डीएनए का प्रतिकरण है। एक क्या कर लाता है कि डीएनए से अब क्या होता है कि आरएनए तैयार हो जाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कि डीएनए से आरएनए तैयार होता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको सुविधा के लिए एक डायग्राम को सहारा लेंगे। ओके, ये देखिए आराम से आप देखिएगा, फिगर को देखिएगा। ये पूरा नाम हम आपको लेता हूँ सेल का। ओके, और सेल का लेते हैं, और सेल का क्या कंडीशन है उसको मैं बताता हूँ। इसमें भी द्रव भरा रहेगा, इसमें भी, और इस तरह भी द्रव भरा रहेगा। ओके, बाहर अंदर सब भरा रहेगा। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ क्या नाम होगा। ये जो होगा उसका नाम कोशिका द्रव होगा। ठीक है, कोशिका द्रव इसका नाम है, साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। तो कोशिका द्रव होता है, और कोशिका द्रव में बिंदीदार रचनाएं कभी कभी आपको दिखेगा। ठीक ना, तो ये जो बिंदीदार रचना दिखेगा उसका नाम होगा राइबोसोम। यही समझिएगा कैसे प्रोटीन का तैयारी होती है ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन रहेगा तब तो डीएनए से मिलेगा और क्रोमोसोम बनेगा। आ रही बात ना, हम प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हैं। तो जब डीएनए, देखिए अब क्या होती है कि जो डीएनए है इस जगह पर आपको मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा मैसेंजर आरएनए का। कैसे बना, ध्यान दीजिएगा। डीएनए का जब प्रतिकरण हुआ तो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रतिकरण से डीएनए ही बना, लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसका नाम होता है। और ये जब देखिएगा कि यहाँ पर नाम ले रहा हूँ इस जगह पे, तो यहाँ हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से फिर डीएनए बन जाए तो उसका नाम हो जाता है इन्वर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक ना, तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसका नाम हो जाता है प्रतिलेखन। आपको कहीं दिक्कत ना होने देंगे एग्जाम के लिए। ठीक ना, तो प्रतिलेखन में क्या होती है, अब आपको ऑब्जेक्टिव का सवाल रहेगा कि डीएनए के प्रतिलेखन से क्या बनता है। तो डीएनए के प्रतिलेखन से आरएनए बनता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको रहेगा। तो डीएनए के प्रतिलेखन से आरएनए बनता है, ये भी जानकारी हो गई। तो डीएनए के प्रतिलेखन से जब आरएनए बनेगा तो इसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ये आरएनए क्या करता है सो समझिए। आरएनए करता क्या है कि चूंकि आपको तो पता होगा सारे लोग को कि डीएनए इस जगह पर केंद्रक में आपको मिला डीएनए, चलिए हटाते हैं। तो इस तरह से आपको जानकारी होगा कि इस जगह पर क्या है, डीएनए है, क्योंकि ये जो भाग है वो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस में डीएनए रहता है। और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए रह गया तो ये जो झिल्ली है ना, ये वाला झिल्ली, इस झिल्ली के अंदर नहीं रहेगा, मैसेंजर आरएनए पार करेगा, इससे बाहर आएगा, और इससे जब बाहर आएगा ना तो आएगा तो आ जाएगा किस द्रव में, कोशिका द्रव में। तो केंद्रक में डीएनए, और डीएनए से बना मैसेंजर संदेशवाहक आरएनए। अब आरएनए केंद्रक के पास नहीं रहेगा, वो आएगा कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में आकर दोस्ती करेगा किससे, राइबोसोम के साथ। कि भैया हमारा डीएनए बहुत बताइए सताया है, हम आपके पास आया है, आप मुझे बचा ले। और जैसे ही राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए आया कि आरएनए मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जैसे ही जुड़ता है, यानी ए वाला आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ता है कि यही बनाता है प्रोटीन, बना लेता है प्रोटीन। चलिए कलर बदलते हैं, और यही बना लेता है प्रोटीन, बना लेता है, यानी प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब देखिए, तो डीएनए था ही और प्रोटीन बन ही गया। तो डीएनए और प्रोटीन को मिलने से, यानी सेल के अंदर में हो रहा है क्रिया, किस में हो रहा है, सेल के अंदर में हो रहा है। तो सेल के अंदर में होने वाला जो क्रिया हुआ वो प्रोटीन और डीएनए को मिलने की क्रिया हुआ। तो डीएनए और प्रोटीन जब आपस में मिला तो बन गया
क्या, तो बन गया क्रोमोसोम। चलिए आराम से आपको साबित मैंने कर दिया कि क्रोमोसोम कैसे बना, डीएनए और प्रोटीन को मिलने से। और प्रोटीन जो बना इसका नाम हो गया ट्रांसलेशन, इसका नाम ट्रांसलेशन है। अब बताइए स्थानांतरण, स्थानांतरण। तो बताइए, तो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनने को क्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं, और डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को प्रतिकरण कहते हैं। तो कहाँ दिक्कत हुआ हमारे टॉपिक में? आप लोग के लिए तो बिल्कुल आसान हो गया ना ये सवाल का जवाब। और आपको इसमें से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आए, आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, यानी बताइए बहुत सारा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं भी बैठिएगा तो इससे आपका जो सवाल आएगा तो उस सवाल में आपको बेहिचक आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ। और हमने ये भी बताया कि डीएनए और आरएनए किसका हिस्सा है, न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है, जिसमें आपने भी सीखा यहाँ पर। और इस तरह से आपको जानकारी होगा कि कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, कैसे होता है ट्रांसलेशन, और कैसे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का संरचना के रूप में। यदि आप जानना चाहेंगे तो इसमें हम बात करेंगे आपको कि जो प्रोटीन तैयार हुआ, यस, ये थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रोटीन तैयार होता है इसमें आपको ये जानना होगा दो तरह से, है नहीं। जो प्रोटीन होता है वो होता है एमिनो अम्ल का बना हुआ, जिसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। देखिए आवश्यक एमिनो अम्ल, इसकी संख्या 10 होती है। और ये भी याद रखिए अनावश्यक एमिनो अम्ल, और इसकी भी संख्या होती है 10, और कुल मिलाकर कितना हो गया 20। तो ये जो आवश्यक है, अब बताइए प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल का रूप होता है, और ऐसे एमिनो अम्ल को आपको सूत्र के रूप में जानना हो तो NH2COOH। आई बात समझ में? यही आपको एमिनो एसिड, आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे वीडियो से दूर नहीं हटनी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जो NH2 है COOH है वो एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड की कुल संख्या होती है 20। ऐसे ये 10-10 की संख्या में डिवाइड है महोदय। अब ये 10-10 की संख्या में जब डिवाइड है तो ये जो 10 है आवश्यक है, और ये 10 है जो अनावश्यक है। देखिएगा आवश्यक क्या है इस पर बात करते हैं। यही एमिनो अम्ल है जो प्रोटीन है, और प्रोटीन के माध्यम से हमारे अंदर सेल का डेवलपमेंट है। समझ में आया? कई बार आपको एग्जाम में पूछते रहता है कि आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, अनावश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, कुल एमिनो अम्लों की संख्या कितना होती है। एमिनो अम्लों का फॉर्मूला के रूप में भी आप जान सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे सेल के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में जो जानकारी आप साइंस में लेकर जाएंगे, यही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। ओके, इस तरह से आपको देखना है कि जो आवश्यक एमिनो अम्ल है, अनावश्यक है, वो क्या करता है। नहीं, आप चूंकि खाना खाते हैं, और जब आप खाना खाते हो तो सुबह दोपहर शाम खाते हो या और भी, तो कभी ऐसा आपने नहीं महसूस किया होगा कि हम जितना हमें चाहिए ऊर्जा उतना हम भोजन को ले रहे हैं। कभी कभी भोजन को अनबैलेंस स्थिति भी रहती है, कभी बैलेंस डाइट होता है, कभी अनबैलेंस डाइट होती है, यानी भोजन जो चाहिए उस रूप में आपको नहीं मिलती है। तो जितना पर्याप्त मात्रा में हमें बाहर से भोजन से प्राप्त होना चाहिए सारे आवश्यक तत्व वो नहीं मिल पाता है। तो जो भोजन से हमें जो एमिनो अम्ल बनता है अर्थात प्रोटीन का रूप जो तैयार होती है, वो आपको कहलाता है अनावश्यक, जो भोजन से प्राप्त होता है। ये देखिए, तो जो भोजन से हमें मिलती है उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गया? इस पर भी आपको बताइए, अच्छे से विचार कर लेनी है। तो जो भोजन से हमें प्राप्त होती है उसे अनावश्यक कहते हैं, लेकिन जो शरीर बनाता है, शरीर आपको टाइम टू टाइम बनाता है, शरीर मेंटेन करते रहेगा, शरीर में किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, है नहीं। तो ये देखिए आप समझिएगा कि जो हमारे शरीर में स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारे शरीर है, जैसे मान लीजिए कि ये शरीर है और ये शरीर आपको बताइए बनाता है एमिनो एसिड, तो उसका नाम है आवश्यक। तो हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड बन रहा है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बनाता है। सपोज दैट आपको मैं बताता हूँ, जब एक लड़का जब 10-11 वर्ष का हो जाता है तो उसका शरीर 10-11 वर्ष के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जबकि छोटा था तो ऐसा नहीं काम कर रहा था। तो वो देखिए टाइम पर वो काम करना शुरू किया कि नहीं। जब वो और 15 साल का होता है तो कोई 50 से पार करता है, तो ऑटोमेटिक है कि अब तो होता ही है ना, लोग प्रकृति तो बुढ़ापा क्यों ले जा रहा है, लेकिन लोग अपने माध्यम से रोशनी भाग गया तो चश्मा लगा लिए, दांत के बदले दांत लगवा लिए, मैंने ऐसे ऐसे भिन्न तरह, यानी प्रकृति बुढ़ापा क्यों ले जा रहा है, लेकिन स्वयं चाह रहे हैं कि मैं बूढ़ा न बनूं। लेकिन शरीर तो चाह रहा है ना,
शरीर में उस तरह का इम्यूनो अम्ल बन रही है, समय समय पर सब होते जाएगा। तो जो शरीर में बनेगा वो आवश्यक इम्यूनो अम्ल होगा, और जो बाकी जो शरीर में जो बनेगा वो आवश्यक होगा, और बाकी जो भोजन से प्राप्त होगा अनावश्यक होगा। तो कुल इम्यूनो अम्लों की संख्या पर जब आप जिक्र करेंगे तो आपको 20 इम्यूनो अम्ल बोलना होगा। और एक क्या चीज़ होता है, प्रोटीन का ही रूप होता है, तो प्रोटीन को तोड़ते हैं इम्यूनो अम्ल के रूप में। तो आपको इससे जुड़ी हुई जितना भी हमने जो आज एक्सप्लेन किया, या आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है, वो आपके लिए कारगर बन जाता है। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।